Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 5th September 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. First article is about Dr. S. Radhakrishnan. कई सारे आर्टिकल आए हैं इंडियन एक्सप्रेस में, द हिंदू में, द आसाम ट्रिब्यून में एस राधाकृष्णन साहब के ऊपर। तो उनके लाइफ के बारे में चर्चा होगी और उनके जो इम्पोर्टेंट टीचिंग्स हैं उसको देखेंगे। हमारे लिए एसे राइटिंग में और एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पेपर में चैप्टर 1 है टीचिंग्स ऑफ ग्रेट पर्सनालिटीज, उस पर्सपेक्टिव से ये सारे डिस्कशन इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो करंट कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं, क्यों डॉक्टर एस राधाकृष्णन साहब के बारे में इतने सारे आर्टिकल्स आए हैं। तो आपको पता है आज का दिन 5 सितंबर भारत में टीचर्स डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है एंड इट इज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी के एकेडमिक बैकग्राउंड की बात की जाए, थोड़ी बहुत देखेंगे, इतना रटने की जरूरत नहीं है। तो काफ़ी डिस्टिंग्विश्ड एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है उनका। साथ ही हैज़ बीन ए सेलिब्रेटेड टीचर। तो बहुत ही प्रोमिनेंट टीचर रहे और स्टूडेंट्स के साथ उनका कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग रहा। ही वॉज सेकेंड वाइस चांसलर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। जैसा कि मैंने आपको कहा, ब्रिलियंट टीचर एंड हैड अ डीप बॉन्ड विथ हिज स्टूडेंट्स। वो भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट बने और उसके बाद भारत के दूसरे प्रेसिडेंट बने। ही रिमेन्ड प्रेसिडेंट फ्रॉम 1962 टू 1967। टीचर्स डे सेलिब्रेशन के पीछे की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। 1962 में जब वो प्रेसिडेंट बने भारत के, तो उस वक्त उनके कुछ क्लोज स्टूडेंट्स ने सजेस्ट किया कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन साहब के बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाए हर साल, जैसे महात्मा गांधी के बर्थडे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इस पे डॉक्टर एस राधाकृष्णन साहब ने रिफ्यूज किया इस तरह के प्लान को। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करते हैं, लेट्स नॉट मेक इट अ पर्सनल सेलिब्रेशन, बट ठीक है, अगर इसको सेलिब्रेट करना भी है तो लेट अस ऑब्जर्व दिस डे 5 सितंबर एज अ डे टू ऑनर द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ टीचर्स अक्रॉस द कंट्री। टीचर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन देश के प्रति, उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम इस दिन को डेडिकेट करते हैं और इस तरीके से 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाना शुरू किया गया। डॉक्टर एस राधाकृष्णन साहब का एक इंपॉर्टेंट कोट है, वो यहाँ देखते हैं, टीचर्स शुड बी द बेस्ट माइंड्स इन द कंट्री। देखिए, टीचर्स की जिम्मेदारी होती है अगले जनरेशन को ग्रूम करना। द टीचिंग ऑफ करंट क्लासरूम बिकम्स द फिलॉसफी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, ऐसा कहा जाता है। तो जो आज क्लासरूम में चर्चा होगी वही 10-20 सालों बाद फिलॉसफी के फॉर्म में या लॉ के फॉर्म में रिफ्लेक्ट होगा समाज में। तो इस कारण से टीचर्स की जिम्मेदारी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो बच्चों को एथिकल लाइन में ट्रेन करें, साथ ही साथ उनके अंदर क्रिटिकल एंड रैशनल थिंकिंग भी डेवलप करें। अगर एस राधाकृष्णन साहब की टीचिंग्स पे फोकस करें कि वो किन एरियाज पे ज़्यादा एम्फेसिस करते थे, तो आपको पता चलेगा कि ही वॉज डेडिकेटेड टू डिफाइनिंग या डिफेंडिंग द फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ हिंदू रिलीजन। हिंदू रिलीजन और ट्रेडिशन के अंदर जो फिलोसॉफिकल आइडियाज हैं उसको वो हमेशा ही हाईलाइट करते रहे और इसी कारण से उनको कहा जाता है एज ब्रिज बिल्डर बिटवीन इंडिया एंड द वेस्ट, क्योंकि उनका मानना था कि वेस्टर्न सोसाइटी के कई सारे लोग, उनको इंडियन फिलोसफी के बारे में पता ही नहीं है और इसी कारण से वो हमें कंडेम करते हैं एज ए लैंड ऑफ बारबेरिक्स, एज ए लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स। मतलब वेस्टर्न सोसाइटीज़ के लोग जो हैं वो सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स से फिल्ड थे। कई सारे लोग आज भी हैं, उनको लगता है कि भारत की फिलॉसफी तो कुछ है ही नहीं, भारत का ट्रेडिशन या हिस्ट्री तो कुछ है ही नहीं। इस इशू को एड्रेस करना चाहते थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन साहब। तो वो बताना चाहते थे कि भारत का फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन भी काफ़ी रिच है और उन्होंने जो अद्वैतवाद वेदांत की फिलॉसफी है, दैट वाज प्रोपागेटेड बाय आदि शंकराचार्य ऑफ 8th सेंचुरी एडी। तो आदि शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद वेदांत की फिलॉसफी को प्रॉपरली स्ट्रक्चर किया और फिर पॉपुलराइज किया, जिस कारण से हिंदुइज्म का रिवाइवल हुआ। अदरवाइज हिंदुइज्म हैड लॉस्ट इट्स रेलेवेंस ड्यू टू राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ये तो बात आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं।
साथ ही साथ अद्वैतवाद वेदांत की फिलॉसफी जो प्रोपागेट की, रीस्ट्रक्चर किया सिस्टमेटिक तरीके से आदि शंकराचार्य जी ने 8th सेंचुरी एडी में, उसको मैंने अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिस्कस किया है ऑफ 23 सितंबर 2023। तो अगर आपको ये जानना है कि अद्वैतवाद वेदांत एग्जैक्टली है क्या, तो आप इस दिन का न्यूज़पेपर एनालिसिस देख सकते हैं। अदरवाइज कमिंग डेज में फिर से मैं किसी न किसी दिन अद्वैतवाद वेदांत पे चर्चा करूंगा। कमिंग बैक टू डॉक्टर एस राधाकृष्णन, तो राधाकृष्णन साहब जानते थे, मानते थे कि अद्वैतवाद की या अद्वैतवाद वेदांता की जो फिलॉसफी है, जो आदि शंकराचार्य जी ने क्रिस्टलाइज किया है, ये फ्लॉलेस फिलॉसफी है और इसको पूरी दुनिया को समझाना चाहिए। इसके से दो फायदे होंगे, पूरी दुनिया का इंटेलेक्चुअल इनरिचमेंट होगा, साथ ही साथ जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं उनका जो ओपिनियन है भारत और भारत की फिलॉसफी को लेकर के वो बदलेगा। सो वन ऑफ द की गोल of Dr. S. Radhakrishnan was to address the uninformed Western criticism. वेस्टर्न थिंकर्स भारत की फिलोसफी के बारे में समझते नहीं थे, बट फिर भी ओपिनियन देते रहते थे कि अरे भारत में तो कुछ है नहीं, इंडिया के अंदर तो कोई फिलोसफी है नहीं। सो दैट वाज वन ऑफ हिज इंपॉर्टेंट गोल, टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ अनइन्फॉर्म्ड वेस्टर्न क्रिटिसिज्म। अगर हम मौजूदा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देखें 2020 की, तो उसमें भी डॉक्टर एस राधाकृष्णन साहब के विजन काफी रिफ्लेक्ट होते हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन साहब ऑलवेज एम्फेसाइज्ड ऑन होलिस्टिक लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग rather than mugging up rote learning, and he wanted a complete development of personality, जिस पे फोकस किया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। आदि शंकराचार्य जी के बारे में जैसा कि मैंने आपको कहा, इस तारीख के न्यूज़पेपर एनालिसिस को आप देख सकते हैं। आदि शंकराचार्य जी is created for revival of Hinduism and he established 4 mutts in 4 different corners of India. Let us again come back to डॉक्टर एस राधाकृष्णन साहब। तो देखिए, असम ट्रिब्यून में आर्टिकल आया एस राधाकृष्णन साहब के ऊपर, इंडियन एक्सप्रेस में आया। इंडियन एक्सप्रेस में एक अलग से आर्टिकल लिखा है प्रताप भानु मेहता जी ने। प्रताप भानु मेहता जी स्कॉलर हैं और इनके आइडियाज को आप अलग से इनका नाम कोट करके आंसर में लिख सकते हैं कि प्रताप भानु मेहता सेड दिस। तो उनकी आर्टिकल्स इंडियन एक्सप्रेस के जरूर आपको पढ़ने चाहिए। तो ये मैं अलग से कवर कर रहा हूं इस उम्मीद में कि अगर आपको टाइम मिले तो ये आर्टिकल आप खुद भी पढ़ें। मैं इसके की आइडियाज यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, इससे आपका इंटेलेक्चुअल इनरिचमेंट होगा। तो प्रताप भानु मेहता जी ये जो आर्टिकल लिखते हैं इंडियन एक्सप्रेस में, उन्होंने आज लिखा है, दिस आर्टिकल इज अराउंड अ लेक्चर ऑफ डॉक्टर एस राधाकृष्णन डिलीवर्ड इन 1936, जिसका टाइटल था द वर्ल्ड्स अनबॉर्न सोल। तो इस अपने लेक्चर में डॉक्टर एस राधाकृष्णन साहब ने कुछ क्राइसिस फेस्ड बाय मॉडर्न वर्ल्ड, 1936 के वर्ल्ड के बारे में वो कह रहे हैं। उस टाइम के वर्ल्ड में क्या क्या क्राइसिस चल रही हैं उसके बारे में वो चर्चा कर रहे हैं एस राधाकृष्णन साहब। तो कहते हैं द मॉडर्न वर्ल्ड इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ मोरल कंफ्यूजन। हम लोग कंफ्यूज्ड हैं मोरल लेवल पे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए, ऑफिस जाना है, काम करना है, दैट इज तो आवर लीगल ऑब्लिगेशन, लेकिन ओवरऑल व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, व्हाई आर वी लिविंग, व्हाई आर वी रिलेंटलेसली वर्किंग, ये फिलोसफी या फिलोसफिकल अगर क्लैरिटी नहीं है तो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज ए स्टेट ऑफ मोरल कंफ्यूजन। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन साहब कहते हैं कि वर्ल्ड इज मार्क्ड बाय मोरल कंफ्यूजन एंड ही इज टॉकिंग अबाउट दिस वे बैक इन 1936 इटसेल्फ। कह रहे हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए जा रहा है विदाउट एथिकल कंट्रोल। तो आप सोचिए, उस वक्त तक तो एटम बम का इस्तेमाल हुआ भी नहीं था। वर्ल्ड कंट्रीज वर लुकिंग फॉरवर्ड टू डेवलप एटम बॉम्ब, बाद में इस्तेमाल होगा और उसका एप्लीकेशन वो बॉम्बार्ड किया जाएगा जापान के ऊपर। बट एस राधाकृष्णन साहब ने ये पहले ही हाईलाइट कर दिया था ये प्रॉब्लम को। यू सी, सच आर द ट्रेड्स ऑफ विजनरी पीपल, दे आर एबल टू कैच द नेगेटिव ट्रेंड्स कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है विदाउट एथिकल कंट्रोल, एंड दिस was manifested in use of atom bomb attack over Japan by the US। टेक्नोलॉजी आपने बना दिया और बिना एथिकल डेवलपमेंट के। सो महात्मा गांधी ने भी कहा है साइंस विदाउट मोरालिटी इज ए डेडली सिन। एस राधाकृष्णन साहब के आइडियाज बहुत सारी जगहों पे महात्मा गांधी से मिलते जुलते दिखेंगे आपको। बोलते हैं दिस इज मोरल कंफ्यूजन, ऑल ऑफ अस आर सिंपली वर्किंग बट विदाउट हैविंग ए क्लैरिटी व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ आवर लाइफ, लॉस ऑफ स्पिरिचुअल डेप्थ,
स्पिरिचुअल डेप्थ हमारे पर्सनालिटी के अंदर मिसिंग है कि क्या करना है। सेकुलरिज्म को हम लोग बहुत सुपरफिशियल तरीके से समझते हैं। इन द नेम ऑफ सेकुलरिज्म वी सिंपली कट डाउन द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजन इन आवर लाइफ, एंड दैट इज द बेसिस और दैट इज द रीजन फॉर लैक ऑफ स्पिरिचुअल डेप्थ इन आवर पर्सनालिटी। तो सेकुलरिज्म इज अ मिसअंडरस्टूड वर्ड। सेकुलरिज्म का मकसद होना चाहिए कम्युनल डिसहार्मनी को अवॉइड करना, ना कि रिलीजन से आने वाली जो भी पॉजिटिव टीचिंग है उसको भी अवॉइड करना। तो एस राधाकृष्णन साहब का कहना है कि सेकुलरिज्म के कारण जो मिसअंडरस्टूड आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म इज लीडिंग टू लॉस ऑफ स्पिरिचुअल डेप्थ। ह्यूमैनिटी स्ट्रगल, तो द ह्यूमैनिटी हैज लॉस्ट इट्स इनर सेंस ऑफ पर्पस, ऐसा डॉक्टर एस राधाकृष्णन साहब कहते हैं कि व्हाट इज आवर पर्पस ओवरऑल कलेक्टिवली एज ए सोसाइटी, वी हैव लॉस्ट दैट विजन। द आइडिया ऑफ एक्सट्रीम नेशनलिज्म इज राइजिंग। देखिए वो अगेन याद कीजिए 1936 में कह रहे हैं एक्सट्रीम नेशनलिज्म, वो फासिज्म और नाजिज्म जो जर्मनी में राइज कर रहा था उसको वो पहले ही आइडेंटिफाई कर चुके थे, एंड यू नो हाउ इट लेड टू वर्ल्ड वॉर 2। तो एक्सट्रीम नेशनलिज्म को वो के प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हैं, कहते हैं अपने इस आर्टिकल में कि बहुत ज्यादा नेशनलिज्म से गाइडेड होना और अपनी रैशनैलिटी को पूरी तरीके से गिव अप कर देना है, दैट इज नॉट नेशनलिज्म बट सोवेनिज्म, दैट इज फासिज्म, एंड दैट इज अ डेंजरस फॉर्म ऑफ मॉडर्न आइडोलेट्री। ये एक तरीके का, जैसे रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स लोग होते हैं वैसे ही नेशनलिज्म के नाम पे भी अगर हम एक्सट्रीम हो जाए तो वी कैन बी कंसिडर्ड एज एन ऑर्थोडॉक्स इंडिविजुअल। चैलेंजेस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, तो Dr. S. Radhakrishnan has also highlighted the issues associated with modern civilization. Overemphasis on reasoning, overemphasis on science, but giving up on the spiritual aspect, emotional aspect of life is a problem in modern societies. तो जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, PSIR स्टूडेंट्स, उनको यहाँ पे सिमिलैरिटी दिखेगी डॉक्टर एस राधाकृष्णन साहब के ओपिनियन में और रोसो द फ्रेंच फिलोसोफर उसके ओपिनियन में। रोसो वाज आल्सो क्रिटिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। साथ ही साथ एस राधाकृष्णन साहब हैज आल्सो क्रिटिसाइज्ड रिलीजन्स, द फ्रैगमेंटेड रिलीजन्स। हमने एथिक्स के क्लास में भी चर्चा किया है, आप ऐसे भी सोचिए रिलीजन अगर उसके एसेंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ऑल रिलीजन टीच द सेम आइडिया, और उस पर्सपेक्टिव से डॉक्टर एस राधाकृष्णन इज हाईली रिलीजियस पर्सन, बट एंड द सेम आइडिया दैट एवरी रिलीजन टीचेज इज हार्मनी अमंगस्ट ह्यूमंस, हार्मनी बिटवीन ह्यूमंस एंड द नेचुरल सराउंडिंग। ये हर एक रिलीजन टीच करेगा अगर उसके एसेंशियल आइडिया को देखा जाए तो। बट रिलीजन का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है दैट इज लीडिंग टू कम्युनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पीपल in the society, and this fragmentation of religion based on communal idea has been criticized by Dr. S. Radhakrishnan. तो टीचर्स डे की हिस्ट्री तो आप समझ गए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन साहब का मेन जो पर्पस था जीवन का वो भी आप समझ गए। उनकी टीचिंग में उनका मेन गोल था अनइन्फॉर्म्ड वेस्ट क्रिटिसिज्म को एड्रेस करना, और अद्वैतवाद वेदांत के ट्रेडिशन को वो प्रोपोगेट करते, जो स्टार्टिंग में आदि शंकराचार्य ने 8th सेंचुरी एडी में ही जिसको क्रिस्टलाइज किया। और उसके अलावा मॉडर्न सोसाइटीज के प्रॉब्लम इन हिज आर्टिकल द अनबॉर्न सोल ऑफ वर्ल्ड, वो आपने देखा। इस पूरे आर्टिकल का कोर ये है कि वी आर कंफ्यूज्ड सोल्स, वी डोंट नो व्हाट टू डू विथ आवर लाइफ, वी आर रनिंग लाइक हेडलेस चिकन, ऐसा कहा डॉक्टर एस राधाकृष्णन साहब ने। एक कोट है डॉक्टर एस राधाकृष्णन साहब का, इसके बेसिस पे ये मैंने मेंस क्वेश्चन दिया है। एथिक्स पेपर में, जीएस पेपर 4 में 3 सवाल 10-10 मार्क्स के कोट बेस्ड आते ही हैं। तो एक कोट मैंने दिया है इनसे संबंधित, व्हेन वी थिंक वी नो वी सीज टू लर्न। अब ये कुछ नहीं है, सोक्रेटिक आइडिया ऑफ इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी है, आई नो दैट आई नो नथिंग। ठीक है, एक बार आप हिंट्स पढ़ करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। The next article is about genome mapping of Chandipura virus. This topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. देखिए, चांदीपुरा वायरस एक वायरस है, एक पैथोजन है जो पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था 1965 में इन चांदीपुरा ऑफ महाराष्ट्र। वहीं से इसका नाम पड़ा है चांदीपुरा वायरस। इस वायरस से इन्फेक्ट होने से
इंसेफेलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। इंसेफेलाइटिस में होता क्या है कि ब्रेन टिश्यूज के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन ड्यू टू दिस वायरस। कभी कभार होता क्या है कि इन्फेक्शन के कारण हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो खुद रेस्पॉन्ड करने लगता है, और जब इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्ड करता है तो दैट ऑल्सो लीड्स टू इन्फ्लेमेशन। तो चांदीपुरा वायरस leads to inflammation in brain tissues which is known by the name encephalitis, that may be result of direct infection or because of the response by our immune system, but whatever it might be, encephalitis yani ki inflammation in the brain tissue can be fatal, can be dangerous. चांदीपुरा वायरस ज्यादातर 15 साल से कम उम्र के बच्चों को ही अफेक्ट करता है, एंड इट इज ट्रांसमिटेड। ये जो वायरस है एक बच्चे से दूसरे बच्चे में ट्रांसमिट होता है मेनली बाय सैंड फ्लाइज एंड मॉस्क्यूटोज। चांदीपुरा वायरस का जो फैटेलिटी रेट है वो बहुत हाई है, क्लोज टू 60-65%, यानी कि अगर ये वायरस से इन्फेक्टेड हो गया एक बच्चा तो उसके डेथ के चांसेस लगभग 60% के आसपास हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट। और चांदीपुरा वायरस का कोई स्पेसिफिक अभी तक ट्रीटमेंट या वैक्सीन भी डेवलप नहीं हुआ है। तो एट बेस्ट वी कैन प्रोवाइड सपोर्टिव केयर, कि बच्चा अगर बीमार हो गया तो उसको हम लोग रेस्ट दे रहे हैं, प्रॉपर उसके खाने पीने का ध्यान दे रहे हैं, एंड सिम्टोमेटिक केयर, मतलब हाई फीवर हो गया पैरासीटामोल दे दिया, बट इसका कोई सीधा सीधा चांदीपुरा वायरस का भी इलाज नहीं है। अब करंट न्यूज क्या है? करंट न्यूज ये है कि गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ने चांदीपुरा वायरस का कंप्लीट जीनोम मैपिंग किया है। जीनोम मैपिंग होता क्या है? देखिए, जीनोम मैपिंग का कॉन्सेप्ट समझने से पहले एक बार जरा क्रोमोसोम और डीएनए का कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। हमारी बॉडी के अंदर छोटे छोटे सेल्स हैं, कलेक्टिवली दे हैव कंपोज्ड आवर बॉडी एंड दैट इज ट्रू फॉर एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हर एक सेल के अंदर फिर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर इस तरीके का क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम जो होता है उसमें जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। जेनेटिक मटेरियल्स मतलब जो इंफॉर्मेशन होल्ड करते हैं ऑफ एन इंडिविजुअल्स ट्रेट विच वंस पास्ड टू द नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग। तो फिर वो इंडिविजुअल्स के ट्रेट उसके बच्चों में भी यानी कि ऑफ स्प्रिंग्स में भी पास हो जाए। तो सेल, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल्स, जेनेटिक मटेरियल्स जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होल्ड करता है, हेरिडेटरी ट्रेट्स। जैसे आप देखते हैं ना, पेरेंट्स से चेहरा मिलता जुलता होता है बच्चों का। वो क्यों मिलता जुलता होता है? पेरेंट्स के कई सारे ट्रेट्स बच्चों में दिखते हैं क्योंकि पेरेंट्स का जो क्रोमोसोम है उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसमिट हो जाता है बच्चों के अंदर, और फिर इस कारण से पेरेंट्स के जो ट्रेट हैं वो बच्चों के अंदर पाए जाते हैं। तो ये तो बात हो गई क्रोमोसोम की एंड जेनेटिक कंपोनेंट की। अब जेनोम मैपिंग का मतलब होता है कि जेनेटिक स्टडी करके किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम्स के ऊपर एग्जैक्टली उसके जेनेटिक कंपोनेंट्स कहां कहां लोकेटेड हैं, यानी कि जिससे इंफॉर्मेशन या ट्रेट पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग पे पास हो, वो लोकेशन को आइडेंटिफाई करने को ही कहा जाता है जेनोम मैपिंग। तो जेनोम मैपिंग इज अ साइंटिफिक स्टडी which is done in order to identify the location of genetic material on chromosome of an organism, और वही किया गया है जेनोम मैपिंग ऑफ चांदीपुरा वायरस। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे हम समझ पाएंगे कि ये वायरस कैसे ओरिजिनेट हुआ, कैसे ये मल्टीप्लाई होता है, म्यूटेट होता है, कैसे ये अपने फॉर्म को बदलता है जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस, हाउ इट मल्टीप्लाइज, हाउ इट म्यूटेट्स। म्यूटेशन मतलब और ज्यादा डेंजरस हो जाना। तो इससे कैसा है कि इस वायरस का ट्रीटमेंट कर पाना, इसको लेकर के सॉल्यूशन ढूंढ पाना सरल हो जाएगा। तो वी स्टडीड अबाउट चांदीपुरा वायरस, हाउ इट इन्फेक्ट्स, हु इट मेनली टारगेट्स, एंड देन करंट न्यूज कि चांदीपुरा वायरस का जेनोम मैपिंग किया गया है, जिसकी मदद से अब हम लोग समझ पाएंगे अबाउट ओरिजिन एंड म्यूटेशन ऑफ दिस वायरस विच कुड हेल्प अस इन डेवलपिंग सम ट्रीटमेंट ऑफ दिस वायरस। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about World Bank report on Indian economy. This topic is important for our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. वर्ल्ड बैंक ने हाल फिलहाल में एक
रिपोर्ट पब्लिश की है, इंडिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट। जिस रिपोर्ट के हिसाब से वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि जो ऑन गोइंग फाइनेंशियल ईयर है 2024-25, इसमें भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ रेट 7% के आसपास रहेगा। अर्लियर वर्ल्ड बैंक हैड सेड कि इंडियाज इकोनॉमी वुड ग्रो एट रेट ऑफ 6.6%, बट इसको वापस से रिवाइज करके वर्ल्ड बैंक हैज टेकन इट अप टू 7%। और ये जो प्रोजेक्शन अपवर्ड रिवीजन है इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ को लेकर के फॉर द ऑन गोइंग फाइनेंशियल ईयर, ये सिर्फ वर्ल्ड बैंक ने नहीं किया है, ये आईएमएफ या एशियन डेवलपमेंट बैंक सब ने किया है। सब ने पहले थोड़ा सा लोअर प्रोजेक्शन किया था, नाउ ऑल ऑफ देम हैव रिवाइज्ड द ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर इंडियन इकोनॉमी। इस अपवर्ड रिवाइवल के पीछे एक बड़ा कारण है इंक्रीज इन रूरल कंजम्पशन। तो रूरल एरियाज में ग्रोथ रेट रिबाउंड हुआ है, रूरल एरियाज में डिमांड या कंजम्पशन बढ़ रहा है। उसके पीछे बड़ा कारण है इंप्रूव्ड रेनफॉल दिस ईयर एंड नाउ द डिक्रीज्ड इंपैक्ट ऑफ एल नीनो। तो एल नीनो क्या होता है? एल नीनो का कॉन्सेप्ट आपको बेसिक ज्योग्राफी क्लास में तो सिखाया जाता होगा, मैंने भी न्यूज़पेपर एनालिसिस में कराया है 1-2 महीने पहले। यहाँ पे मैं बस आपको रिकॉल करवा दूं कि चिली के कोस्ट पे अगर हीटिंग या वार्मिंग होने लगता है, बस रिवाइज कीजिए अगर आप पढ़ चुके हैं तो, चिली कोस्ट साउथ अमेरिका के अगर कोस्ट पे अगर वहाँ का जो वाटर है वो वार्म अप होने लगता है, तो फिर दैट लीड्स टू ब्रेकिंग अप ऑफ द साइकिल्स। जो एटमॉस्फेरिक विंड के साइकिल्स होते हैं वो ब्रेक होने लगते हैं, अल्टीमेटली इट लीड्स टू वीकनिंग ऑफ मॉनसून इन इंडिया। तो बेसिकली एल नीनो इज ए कंडीशन जब भारत के अंदर मॉनसून कमजोर हो जाता है, उसका ठीक विपरीत होता है ला नीना, जहां पे भारत के अंदर मॉनसून बेहतर हो जाता है। तो एल नीनो कंडीशन हाल फिलहाल में फेस किए जा रहे थे, अब एल नीनो का इम्पैक्ट कम हो रहा है, बेहतर रेनफॉल हुई है, इस कारण से रूरल एरियाज में प्रोडक्शन बढ़ा है, साथ ही साथ रूरल एरियाज में इनकम ऑगमेंट हुई है, इस कारण से वहां पे डिमांड या कंजम्पशन बढ़ेगा, जिस कारण से उम्मीद है कि इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो एट ए फास्टर पेस एज कंपेयर टू अर्लियर प्रोजेक्शन। सो दिस इज द आइडिया। एल नीनो अगेन वी विल डिस्कस इन डिटेल समडे लेटर, बाकी तो बेसिक ज्योग्राफी क्लास में तो आपको सिखाया जाता ही है। तो वर्ल्ड बैंक ने अभी के लिए तो कहा है कि इट इज अ पॉजिटिव साइन फॉर इंडियन इकोनॉमी, बट देयर आर सम कंसर्न्स फॉर इंडियन इकोनॉमी ऑल्सो इन लॉन्ग रन। आने वाले 5-6 सालों में कुछ कंसर्न्स भी हैं। एक बड़ा कंसर्न है कि इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट खासकर, जिसको हम लोग डेल्टा सी कहते हैं। प्लीज ट्राई टू रिकॉल स्टूडेंट्स दोज हु हैव कंप्लीटेड बेसिक इकोनॉमी फाउंडेशन क्लास, दैट वर्चुअस साइकिल में डेल्टा सी कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल फॉर्मेशन इज कमिंग डाउन एंड विच माइट इम्पैक्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोनॉमी इन लॉन्ग रन, ये कंसर्न है एज पर वर्ल्ड बैंक्स रिपोर्ट। उसके अलावा ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी में स्लो डाउन फेस किया जा रहा है, तो जब वर्ल्ड इकोनॉमी में स्लो डाउन है तो इंडिया की इकोनॉमी पे भी उसका असर पड़ेगा ही, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमीज में जब स्लो डाउन होगा तो भारत एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं कर पाएगा एंड दैट विल इम्पैक्ट द लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कंट्री। साथ ही साथ भारत का जो एक्सपोर्ट सेक्टर है इट इज लूजिंग टू बांग्लादेश एंड वियतनाम, क्योंकि बांग्लादेश एंड वियतनाम आर हैविंग एडवांटेज ऑफ चीप लेबर, प्लस दे आर ऑल्सो वेल कनेक्टेड, मोर इंटीग्रेटेड टू ग्लोबल सप्लाई चेन। और यही कारण है कि इंडियाज एक्सपोर्ट सेक्टर स्पेशली इन अपैरल, लेदर, टेक्सटाइल, फुटवेयर इज लूजिंग टू द exporters of Bangladesh and Vietnam in international market. So this is a concern for Indian economy in upcoming year, क्योंकि बांग्लादेश और वियतनाम के पास चीप लेबर का एडवांटेज भारत की तुलना में ज्यादा है। और इसी कारण से वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि अभी तो हम 7% से ग्रो करेंगे, बट आने वाले 5 साल में हमारा एवरेज विल कम डाउन टू 6.5% ओनली। इस डिस्कशन के बेसिस पे, इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक के एसेंस के बेसिस पे मैंने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट राइट टू डिस्कनेक्ट। दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी, जीएस पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पॉइंट ऑफ व्यू। क्या है राइट टू डिस्कनेक्ट? देखिए, ये अधिकार वर्कर्स के पर्सपेक्टिव से है कि वर्कर्स के पास अधिकार होगा, राइट होगा टू डिसएंगेज फ्रॉम वर्क आफ्टर ऑफिस आवर्स। There should be no work related communication like email, phone calls, messages after working hours या official working hours। होता क्या है कि आपका ऑफिस आवर्स है 9 to 6, 6 बजे आप घर आए, आप 7 बजे फैमिली के साथ मान लीजिए बाहर जा रहे हैं
डिनर करने, फिर भी आपका बॉस आपको मेल किए जा रहा है कि इसका रिप्लाई करो, इसका रिप्लाई करो, कॉल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यू डोंट गेट चांस टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द ऑफिस सेटिंग, और उस कारण से आपका मेंटल जो हेल्थ है वो काफी टाइम इम्पैक्ट होता है। तो ये आपका अधिकार है एज पर दिस आइडिया कि आप एक बार जब ऑफिस से बाहर आ गए तो अनलेस देर इज सम एक्सट्रीमली अर्जेंट सिचुएशन आपको अननेसेसरीली ऑफिस रिलेटेड वर्क में इंगेज ना किया जाए। दैट्स दिस इज द आइडिया बिहाइंड राइट टू डिस्कनेक्ट। राइट टू डिस्कनेक्ट को स्टैट्यूटरी राइट्स बना दिया गया हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक कानून पास करके। राइट टू डिस्कनेक्ट से फायदे क्या होंगे? वर्क लाइफ बैलेंस बनाने में मदद मिलेगी, मेंटल हेल्थ बेहतर बना रहेगा, अननेसेसरी बर्नआउट नहीं होगा एम्प्लॉइज का। राइट टू डिस्कनेक्ट ऑलरेडी कानून है कई सारे देशों में से। फ्रांस बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू कम अप विद सच लॉ इन 2017, फॉलोड बाय इटली, एंड देन देयर आर अदर्स एज वेल। भारत में ऐसा कोई कानून अभी तक है नहीं। तो आपको, अगर इस बार का आपने एपीएससी का मेंस पेपर देखा होगा तो आपको याद होगा कि नारायण मूर्ति जी का जो सजेशन था 70 आवर्स पर वीक वर्क करने वाला, उस पे प्रश्न पूछा था एपीएससी ने मेंस में। हु नोज अगले टाइम वो राइट टू डिस्कनेक्ट पे प्रश्न पूछ लें कि राइट टू डिस्कनेक्ट से क्या फायदे क्या नुकसान। तो फायदे तो हम लोग सब देख चुके हैं, देख लिया यहाँ पे, लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस, मेंटल हेल्थ, बर्नआउट। लेकिन ये जो आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का, इट इज हाईलाइटिंग द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ राइट टू डिस्कनेक्ट, कि ओवर एम्फेसिस ऑन रेस्ट कैन स्लो डाउन द वर्क कल्चर। तो इस आर्टिकल में राइट टू डिस्कनेक्ट के नेगेटिव एस्पेक्ट्स को हाईलाइट किया गया है, वो भी जरा देखते हैं कि राइट टू डिस्कनेक्ट का जो आइडिया है, इट कुड हिंडर द ग्रोथ रेट ऑफ ग्रोइंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया। इट कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव टू द कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड सस्टेन्ड ग्रोथ। साथ ही साथ इंडिविजुअल लेवल पे भी इट कुड बी फ्रस्ट्रेटिंग इन लॉन्ग रन। इकोनॉमी के लिए तो डेंजरस हो ही सकता है, इंडिविजुअल लेवल पे भी इट कुड बी फ्रस्ट्रेटिंग इन लॉन्ग रन, क्योंकि शॉर्ट रन में तो बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस, हैप्पीनेस, बट इफ this right to disconnect overall impacts to slow economic growth, if it ultimately leads to slow economic growth, तो फिर पर्सनल ग्रोथ भी तो हैम्पर होगा। अगर इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी तो हम पर्सनल लेवल पे भी तो फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पाएंगे, और उससे भी फ्रस्ट्रेशन आएगा लॉन्ग रन में। आप सोच रहे थे कि मेरी सैलरी इस हिसाब से बढ़ेगी, मेरा लाइफस्टाइल ऐसे ऐसे बढ़ेगा, बट वैसा बढ़ा नहीं क्योंकि इकोनॉमी ग्रो हुई नहीं। सो दैट विल लीड टू फ्रस्ट्रेशन इन लॉन्ग रन। सो इंडिविजुअल लेवल पे भी द ओवर एम्फेसिस ऑन राइट टू डिस्कनेक्ट में लीड टू साइक्लिक प्रॉब्लम। तो कंक्लूजन में इस आर्टिकल में लिखा गया है कि ऐसा नहीं कि राइट टू डिस्कनेक्ट गलत आइडिया है, बट ओवर एम्फेसिस नहीं करना है राइट टू डिस्कनेक्ट पे, एंड रादर देन फोकसिंग ऑन डिस्कनेक्टिंग कि ऑफिस आवर्स के बाद मैं फोन ही नहीं उठाऊंगा, ये एक निगेटिव माइंडसेट दिखाता है अपने काम को लेकर के कि हमको काम से मतलब ही नहीं है, इसलिए हम काम तो मजबूरी में कर रहा है जी, इसलिए ऑफिस आवर्स के बाद में फोन ही नहीं उठाएगा। रादर देन हैविंग दैट काइंड ऑफ माइंडसेट व्हिच रिफ्लेक्ट्स अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क, लेट अस डेवलप अ हेल्दी वर्क हैबिट्स कि ज्यादातर काम हम लोग इफेक्टिव तरीके से ऑफिस आवर्स में निपटा करके ही आए, एंड लेट अस फोकस ऑन पर्सनल वेलबींग कि ऑफिस आवर्स के बाद फोन या कॉल्स ना लें, लेकिन जरूरत पड़े तो लें, और साथ ही साथ हम अपने मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, अच्छा अच्छा खाएं, प्रॉपर स्लीप लें। तो rather than focusing on right to disconnect which emphasizes or highlights the negative attitude towards the work and office, one should develop a positive attitude towards office. When you are in office, try to put hard work and complete all the assignments there only, and when you are back at home, focus on your physical and mental well-being. So that could be a better approach rather than focusing completely on right to disconnect. इस डिस्कशन के बेसिस पे फिल्म्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। दिस आर्टिकल इज ओवर स्टोइसिज्म। ये असम ये आई एम सो सॉरी, द हिंदू में आया है पेज 11 पे। तो स्टोइसिज्म की फिलोसफी मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ आपके लिए। दिस कुड बी हेल्पफुल फॉर जीएस पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। वहाँ पे जो चैप्टर 5 है फिलोसफर्स, उससे संबंधित ये टॉपिक है। स्टोइसिज्म, इट्स एन एंशिएंट ग्रीक फिलोसफी, 3rd सेंचुरी बीसी में इसकी शुरुआत हुई, एंड इट इज अट्रीब्यूटेड टू फिलोसोफर जीनो। स्टोइसिज्म क्या कहता है, एकदम सरल भाषा में समझने की कोशिश कीजिए कि अगर हमें वर्चुअस लाइफ चाहिए, मीनिंगफुल लाइफ चाहिए,
तो हमें इमोशनल कंट्रोल डेवलप करना होगा, रैशनल थिंकिंग करनी होगी, और उसके लिए हमें चाहिए कि हम रिकॉग्नाइज करें कि क्या चीजें हमारे कंट्रोल में हैं और क्या हमारे कंट्रोल में नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई। और जो चीजें हमारे कंट्रोल में हैं हम उस पे काम करें, और जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं हम उसके बारे में अननेसेसरी चिंता ना करें। दिस इज द कोर आइडिया ऑफ स्टोइसिज्म। स्टोइक थिंकर से कि दिस इज द बेसिस फॉर हैप्पीनेस, जिसके लिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है यूडेमोनिया। यूडेमोनिया मीन्स गुड लाइफ या हैप्पीनेस, विच कम्स ओनली व्हेन वी लिव इन हार्मनी विथ नेचर। हार्मनी विथ नेचर का मतलब है ये नहीं कि जंगलों में जाकर के रहे, बट यहाँ हार्मनी इन नेचर का मतलब है कि आउटसाइड सर्कमस्टांसेस को आइडेंटिफाई करें, और जो सर्कमस्टांसेस हम बदल सकते हैं, जिस पे हमारा थोड़ा बहुत कंट्रोल है, उस पे हम फोकस करें। जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है उस पे हम अननेसेसरी अपनी एनर्जी और टाइम को वेस्ट ना करें। दैट इज द प्रैक्टिकल आइडिया ऑफ स्टोइसिज्म। तो अगर आपने एथिक्स की क्लास मेरी अटेंड कर ली है, आपका एथिक्स हो गया है, तो आपको याद आना चाहिए कि किरण बेदी जी से संबंधित मैंने आपको एक आइडिया दिया था व्हेन शी वाज अपॉइंटेड एज सुपरिटेंडेंट ऑफ तिहाड़ जेल। द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ इन्फ्लुएंस एंड जोन ऑफ कंसर्न, इट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोइसिज्म, कि जहां तक आपका इन्फ्लुएंस है वहीं तक अपने जोन ऑफ कंसर्न को रखें। अगर उससे ज्यादा रखेंगे तो यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड। साथ ही साथ भगवत गीता का जो आइडिया है स्थिति प्रज्ञ, वो भी स्टोइसिज्म से काफी हद तक रिलेटेड है, कि हर एक परिस्थिति में एक समान रहे, और जिन चीजों पे आप कुछ कर सकते हैं उसके बारे में सोचें, जो आपके बियॉन्ड कंट्रोल है उसके बारे में ना सोचें। ये आर्टिकल अगेन आपको टाइम मिले तो थोड़ा पढ़ लीजिए। ये आर्टिकल कहता है कि स्टोइसिज्म की फिलोसफी तो वैसे एंशिएंट है, येट मॉडर्न टाइम में भी इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय अस, जैसे पैंडेमिक कॉज्ड इकोनॉमिक स्लोडाउन। अब स्टोइसिज्म हमें समझाएगा, स्टोइसिज्म हमें बताएगा कि स्लो डाउन इज रियलिटी एंड वी मस्ट लर्न हाउ टू कोप अप विद दिस एडवर्सिटी रादर देन बिकमिंग टर्बुलेंट और डिस्टर्ब्ड विद इन। तो स्टोइसिज्म की फिलोसफी मानने से वी कैन नेविगेट थ्रू सच डिस्टर्बिंग टाइम, वी कैन हैव सम इमोशनल कंट्रोल ओवर आवर सेल्फ, और इस तरीके से वी कैन हैव सम मीनिंगफुल लाइफ या मीनिंगफुल पर्पस इन आवर लाइफ इन करेंट टाइम। क्योंकि मॉडर्न टाइम में जो कई सारे टर्बुलेंसेज हैं, कई सारी ऐसी चीजें जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, उसके लिए अननेसेसरी हमें अपनी टाइम और एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये आर्टिकल जो है दो इंपॉर्टेंट बुक के बारे में बात करता है स्टोइसिज्म के, एवरीडे स्टोइक्स एंड हाउ टू थिंक लाइक ए रोमन एम्पेरर। तो रोमन एम्पेरर मार्कस ऑरेलियस, इनका नाम अगर आप याद रख पाए तो, रोमन एम्परर मार्कस ऑरेलियस इज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेट स्टोइक एम्पेरर। तो ये किंग भी थे, साथ ही साथ एक फिलोसोफर भी थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर, स्टोइक फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस। तो हाउ टू थिंक लाइक अ रोमन एम्परर, बेसिकली यहाँ पे रोमन एम्परर मार्कस ऑरेलियस की बात की गई। तो ये दो बुक जो हैं वो स्टोइसिज्म के ऊपर हैं, विच हेल्प्स अस टू लेट गो आवर नेगेटिविटी एंड फोकस ऑन व्हाट इज विद इन आवर कंट्रोल। सो इफ टाइम परमिट्स रीड दिस आर्टिकल, ये वाला आर्टिकल पढ़ लीजिए, एंड इफ टाइम परमिट्स तो एक ये राइट टू डिस्कनेक्ट वाला आर्टिकल पढ़ लीजिए। आईसीसी से संबंधित सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, नॉट ऑल मेंबर्स आर डायरेक्टली मेंबर्स ऑफ आईसीसी। यूएन के मेंबर सीधा सीधा आईसीसी के मेंबर नहीं होते। यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है, इट द कोडेक्स एलिमेंटरीज कमीशन के ओपिनियन जो है लीगली बाइंडिंग नहीं होते, बाकी सब सही है। पीजो इलेक्ट्रिक में दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज रिवर्सिबल। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।